आज़ादी से अब तक सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की संख्या अभी है। बिहार की अगर बात कीजिए तो बिहार में बेरोज़गारी का तो आलम ये है कि यहाँ पे रोज़गार का कोई पहले से साधन नहीं था। जो सरकार की तरफ से विज्ञप्ति ला करके कहा गया है, उन बहालियों में कोई जस्टिस देने की सरकार कोशिश कर रही है। तो ये भगवान भरोसे पूरी सरकार चल रही है। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के अलावा और कोई विकल्प तो हमें नहीं दिख रहा है। देखिए, बीजेपी आरएसएस का एक संगठन है, आरएसएस से निकली हुई पार्टी है और आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रहा है 2025 में। ये सच बात है कि जनता के जेन्युइन जो मुद्दे हैं, जो असल सवाल जनता के, उनको दबाने के लिए हिंदू मुसलमान के टॉपिक लाए जा रहे हैं, बल्कि मकसद ही इनका है हिंदू मुसलमान उन्माद पैदा करना और देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना। तो आरएसएस ने कहा है कि 100 साल जब हो जाएगा तो इस देश से संविधान खत्म हो जाएगा, देश में दोबारा से मनुस्मृति के तर्ज पे कोई दूसरा संविधान लिखा जाएगा। ये सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना नहीं है, इस देश के अंदर दलितों की क्या स्थिति होगी, पिछड़ों की क्या स्थिति होगी, महिलाओं की क्या स्थिति होगी, हर मुद्दे के ऊपर इनका रिएक्शनरी स्टैंड होता है। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इनको लगता है नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं पालीगंज से माले विधायक संदीप सौरभ जी। कई अहम मुद्दों पे विधानसभा से लेकर सड़क तक जन आंदोलन करते आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में बेरोजगारी का और सरकारी नौकरियों में हो रहे धांधली का। आज इनसे बात करेंगे सामाजिक विषमता पर भी और बिहार के युवाओं में हताशा और निराशा को लेकर। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अहम सवाल है कि बेरोजगार कहाँ जाए बिहार के? देखिए, बिहार की ही बात नहीं है, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं और अलग अलग सरकार जिस तरीके से सरेंडर कर रही है केंद्र सरकार की नीतियों के सामने, ये पूरे देश के अंदर बेरोजगारी एक विकराल संकट का रूप ले चुका है। और आज़ादी से अब तक सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की संख्या अभी है। बिहार की अगर बात कीजिए तो बिहार में बेरोजगारी का तो आलम ये है कि यहाँ पे रोजगार का कोई पहले से साधन नहीं था। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरियों की तरफ रुख करते थे, अब तक हम देख रहे हैं कि बिहार में से तमाम बहालियां जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई है। उसमें न्याय के इंतजार में कहिए कि कई वर्षों से बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं। आप लोग के आने से जस्ट पहले यहाँ पे बीएसएससी 2014 के बच्चे बैठे हुए थे। 2014 में उन लोगों ने बीएसएससी का फॉर्म भरा, आज 2022 है, लेकिन वो बहाली क्लियर नहीं हुआ। तो असल में सरकार जो है वो तो न तो रोजगार के ऊपर ध्यान दे रही है और न जो बहालियां हैं, जो सरकार की तरफ से विज्ञप्ति ला करके कहा गया है, उन बहालियों में कोई जस्टिस देने की सरकार कोशिश कर रही है। तो ये भगवान भरोसे पूरी सरकार चल रही है और वहाँ पे निश्चित तौर से युवाओं के पास, छात्रों के पास इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के अलावा और कोई विकल्प तो हमें नहीं दिख रहा है। जी, आपको नहीं लगता है कि जब भूख, गरीबी, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, पूरा देश अजान और हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहा है, किस रूप में इसको लेते हैं? देखिए, बीजेपी आरएसएस का एक संगठन है, आरएसएस से निकली हुई पार्टी है और आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रहा है 2025 में। ये सच बात है कि जनता के जेन्युइन जो मुद्दे हैं, जो असल सवाल जनता के, उनको दबाने के लिए हिंदू मुसलमान के टॉपिक लाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना भर बात नहीं है, बल्कि मकसद ही इनका है हिंदू मुसलमान उन्माद पैदा करना और देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना। तो आरएसएस ने कहा है कि 100 साल जब हो जाएगा तो इस देश से संविधान खत्म हो जाएगा, देश में दोबारा से मनुस्मृति के तर्ज पे कोई दूसरा संविधान लिखा जाएगा। और इसी को देखते हुए आरएसएस देखिए कि पूरे जगह पे धर्म सभा करवा रहे हैं लोग। तो धर्म सभाएं जो हो रही हैं उसमें किस तरह की बातें हो रही है? असल में देश को संविधान से पूरी तरीके से मुक्त कर देना, लोकतंत्र से मुक्त कर देना और जनता के सवाल पे जो लोग सवाल पूछे उनके ऊपर डर का माहौल पैदा कर देना, ये एक बड़ी साजिश देश के खिलाफ है। ये कोई खास पॉलिटिकल पार्टी का किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये साजिश नहीं है, ये एक विचारधारा है। आरएसएस, बीजेपी उससे निकली हुई पार्टी है और ये सब लोग मिलकर के इस देश के जो भी बेहतर चीजें हैं, जो देश ने लड़ करके संघर्ष करके एक विचारधारा के माध्यम से हासिल किया है, उन सब चीजों को खत्म करना चाहती है। तो इसके खिलाफ तो बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ये सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना नहीं है, इस देश के अंदर दलितों की क्या स्थिति होगी, पिछड़ों की क्या स्थिति होगी, महिलाओं की क्या स्थिति होगी, हर मुद्दे के ऊपर इनका रिएक्शनरी स्टैंड होता है। आप पूछिए किसानों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बोलेंगे नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इनको लगता है नहीं मिलना चाहिए। तो सिर्फ मुसलमानों के सवाल पे नहीं, दुनिया के हर मुद्दे पे प्रतिक्रियावादी पक्ष से बोलने वाले ये लोग हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का कि आज ये लोग सत्ता में हैं और सत्ता के पूरे तंत्र का इस्तेमाल करके ये अपने मकसद में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
तो हम तो आह्वान यही कर रहे हैं, हम लोगों ने भी एक कॉल लिया है कि आरएसएस जहां पे भी दंगा फसाद करने की कोशिश करेगी, वहां पे रामनवमी के मौके पे कई जगह पे हम लोगों ने रोका भी। हमारी पार्टी ने इसको भगत सिंह युवा ब्रिगेड बना करके हम लोगों ने इसको फिजिकली भी रोका है। तो जनता को अब खुल करके कहना पड़ेगा। वो लोग जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, वक्त आ गया है कि उन सबको इन ताकतों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। एक बड़ा अहम सवाल है जो अभी बिहार में चर्चा में है, जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार जो आगामी मानसून सत्र आ रहा है उसमें नीतीश कुमार जी एक अध्यादेश लाने वाले हैं जो पारित कराएंगे। बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश होगा जहां जातीय जनगणना की मांग होगी। इससे पहले आप लोग सर्वदलीय बैठक भी किए थे और एक शिष्टमंडल लेकर दिल्ली गए थे जिसमें बीजेपी के भी लोग शामिल थे। आप इसको किस रूप में लेते हैं? 2 बार बिहार विधानसभा के अंदर 2 बार सारी पार्टियों ने ध्वनि मत से इस बात को पारित किया कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना की मांग करना कोई जातिवादी बात नहीं है, बल्कि आप देश की वस्तु स्थिति अगर नहीं समझेंगे, देश में कितने अवसर हैं, किनके पास हैं, तो बचे हुए जो लोग हैं उनके पास विकास की योजनाएं को आप कैसे ले जाएंगे? तो जातीय जनगणना का मेन तर्क ये है। अब भाजपा को ये दिक्कत है कि उनको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र के तहत ये जो उन्माद फैला करके वो लोग मुसलमानों के खिलाफ दलितों को आगे कर दे रहे हैं, पिछड़ों को आगे कर दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जातीय जनगणना हो जाने से उनकी एकता जो है वो तथाकथित एकता उनकी टूटेगी। इस मकसद से वो नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। और सामाजिक रूप से इसमें कोई मतलब सामाजिक ताना बाना में कोई छेड़छाड़ इसे नहीं होने जा रहा है, बल्कि सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए जातीय जनगणना तो हर हाल में होना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ दिक्कत क्या है कि ये बिहार में कहावत है कि कनियों के भाई या दुल्हों के भाई। अब ये समय समय पे कहेंगे कि जातीय जनगणना कराना भी चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना के महत्व को अगर वो समझते और उसको अपना बीजेपी के साथ ब्रेकिंग पॉइंट बनाते, तब हम समझते कि आप जातीय जनगणना को लेकर के गंभीर हैं। तो जो कई सालों से बात चल रही है, पिछले बार भी विधानसभा में हम लोगों ने कोशिश की कि जातीय जनगणना को लेकर के बहस हो। नेता प्रतिपक्ष का सवाल था जातीय जनगणना को लेकर के, उसको जबरन सदन में नहीं रखने दिया गया। उस पर हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद सदन बायकॉट हुआ, लेकिन स्पीकर नहीं माने, जदयू चूं तक नहीं वहां पे की। तो असल में जदयू के पास अभी जातीय जनगणना का मामला हो, बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का मामला हो, किसी भी मुद्दे को लेकर के जदयू जो है वो बोल सकती है, जुबानी खर्च कर सकती है, लेकिन वास्तविक रूप से सत्ता में केंद्र में रहने के चलते, मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जो करना चाहिए वो अभी नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार के महागठबंधन से इन दिनों काफी मधुर संबंध होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार लगातार 4 इफ्तार पार्टियों में नजर आए हैं। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। आप महागठबंधन के दल हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, जेएनयू के छात्र राजनीति से निकले हैं, यूथ हैं। आपको क्या लगता है अगर नीतीश जी आते हैं तो फिर आप लोग स्वागत कीजिएगा क्या? निश्चित तौर से हम तो चाहते हैं कि इस दौर में भाजपा इस देश के लिए जितना खतरनाक साबित हो रही है, हम चाहते हैं कि भाजपा से जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकले, उसके माया मंडल से लोग बाहर निकले, उतना ही अच्छा इस देश के लिए है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने कितना आतंक मचाया हुआ है। जहां भी मस्जिद के बाहर बजेगा, वहां पे अजान बजेगा, वहां पे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में वही चल रहा है, कर्नाटक में वही चल रहा है, दिल्ली में वही चल रहा है, हिमाचल मंदिरों पर भी रोक है, केवल मस्जिदों पर नहीं मंदिरों पर भी रोक है वहां वही यूपी में। तो ये अभी जजमेंट एक आया, तो ये यूपी की बात नहीं, लेकिन उन्माद जो पैदा हो रहा है, उन्माद की हम बात कर रहे हैं। कानूनी रूप से देखिए, जो लोग सदियों से अपने तरीके से धर्म पूजा कर रहे थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, अचानक से इसको आपने मुद्दा बना दिया। बाकी मुद्दे जो है, डीजल का दाम जो 120 रुपए होने जा रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। सारा खाद्यान्न का सामग्री का दाम जो है वो बढ़ते जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। शिक्षा चौपट हो रहा है, रोजगार की संभावनाएं खत्म की जा रही है। तो जनता के मुद्दे राजनीति में कब आएंगे? इसलिए भाजपा से जितने लोग बाहर निकले, हम तो सबका स्वागत करेंगे कि आप पहले वहां से बाहर निकलिए। मान ले भाजपा रहित सरकार चाहती है या एक विकसित सरकार चाहती है? देखिए, विकसित सरकार बगैर भाजपा मुक्त हुए संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा विकास की बात नहीं कर रही है। वो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसी के इर्द गिर्द रहती है। बाकी जो है वो जैसे धान में चावल के साथ कुछ भूसी आता है, वैसे ही भाजपा के साथ उन्माद और नफरत की राजनीति में बीच बीच में कुछ विकास की बात कह देते हैं, लेकिन उनका असल एजेंडा ये नहीं है। असल एजेंडा है देश में विभाजनकारी नीतियों के माध्यम से मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बनाने के नाम पे दलितों के उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आदिवासियों से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, पिछड़ों के अधिकार खत्म हो जाएंगे, और आम जनता के पक्ष में कोई बात होने वाला जो रहेगा उसको सीधे देशद्रोही की आवाज बता देंगे।
तो ये पूरा तिलिस्म है भाजपा का, इसमें विकास कहाँ संभव है। चलिए एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं, शराबबंदी से बिहार में कितना बदलाव हो गया है? देखिए, शराबबंदी से कोई खास बदलाव तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि शराबबंदी के नाम पर जो समाज के सबसे वंचित तबके के लोग हैं, खास करके मुसहर जाति के जो लोग हैं, उनका उत्पीड़न तो बहुत पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ है। अलग अलग जगहों से इसकी खबरें आती हैं। शराबबंदी को सरकार ठीक से समझी नहीं। जब लागू करना था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कई एंगल से इस पर बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शराबबंदी कानून लाए, उसके चलते पूरा हाई कोर्ट जो है वो हाईजैक हो चुका है शराबबंदी के मामले से, दूसरे मामले की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप क्यों नहीं सोचे। एक पॉइंट यह है। दूसरी पॉइंट है कि आप शराबबंदी कानून को लेकर के जागरूकता अभियान क्यों नहीं चालू कर सकते हैं। जो लोग शराब के आदी हैं या जो लोग मजदूर हैं, जिनको दिन भर काम करना है, रात में अगर दारू नहीं पिएंगे तो वो सोएंगे नहीं, तो आप कोई जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाएं। यही सरकार सबसे पहले शराबबंदी को घर घर तक शराब को घर घर तक पहुंचाई। एक एक गांव के अंदर इन लोगों ने दुकान खुलवा दिया। एक पंचायत में 4-4 दुकान था। तो पहले तो आपने सबको इसकी लत लगवाई और अचानक से हंटर लेकर के आप कूद पड़े कि शराब मिल जाएगा तो हम सबको जेल में डाल देंगे। कौन लोग जेल में जा रहे हैं? गरीब लोग जेल में जा रहे हैं, जबकि शराब तो सब लोग पीते हैं। तो शराबबंदी कानून प्रैक्टिकल नहीं है। हम मानते हैं कि सरकार का यह धर्म नहीं है कि आप लोगों को यह ज्ञान दे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। यह सरकार का काम नहीं है। अगर बच्चे शराब पी रहे हैं, अगर युवा शराब पी रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, तो उसके परिवार के लोग हैं डांटने के लिए। बात बात में सरकार बाप की भूमिका में आ जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। सरकार का जो काम है सरकार करे। इसलिए शराबबंदी कानून की जो विफलता है उसको देख करके मेरा मानना है कि शराबबंदी कानून पे सरकार का लक्ष्य क्या था, क्या हासिल हुआ और क्या और करना चाहिए, इसको लेकर के कॉन्क्रीट डाटा बना करके, अभी जो सरकार डाटा इकट्ठा कर रही है वो पूरा फॉल्स है। कॉन्क्रीट डाटा बना करके सरकार इस पूरे प्लान पे एक बार पुनर्विचार करे, ये हम चाहते हैं। बिहारी खबर के माध्यम से पालीगंज की जनता को, बिहार की जनता को, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम सब लोगों को यही देना चाहेंगे मैसेज कि कठिन दौर देश के अंदर चल रहा है। बिहार और पालीगंज उससे अछूता तो है नहीं। देश में जिस तरह से नफरत की आंधी चल रही है, उससे सब लोग सतर्क रहें और उसके खिलाफ एक्टिव रहें। एक तो ये बात हम कहना चाहेंगे। और इस देश की जो बुनियाद रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की जो ताकत इस देश की रही है, जिसके बलबूते हमने बड़े बड़े कठिन समय को पार कर लिया है, उसकी मजबूती बनाए रखें। और युवा वर्ग जो है वो शिक्षा और रोजगार के साथ साथ उन्माद के खिलाफ भी सक्रिय रहें। अगर आप किसी को लगता है कि हम रोजगार के लिए आंदोलन उठाएंगे और अगले समय में जाकर के मुसलमानों के खिलाफ कुछ यात्रा निकालने लगेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो पूरा पैकेज है, इस सरकार के साथ पूरा पैकेज है। ये छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है, किसानों के खिलाफ है, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ है, रोजगार के खिलाफ है। तो ये पूरा पैकेज को समझ करके इस सरकार के खिलाफ सोचना शुरू कीजिए। सोचने के बाद आप अपनी संख्या को ज्यादा पाएंगे, ये हम चाहते हैं। यह है संदीप सौरभ जी, और इनका मानना है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आते हैं तो उनका स्वागत होगा। बिहार के विकास को लेकर इनका मानना है कि जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, किसी भी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। धार्मिक उन्माद और युवाओं को गलत दिशा में पथभ्रष्ट करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। बिहार के विकास को लेकर सबों को समेकित प्रयास करना होगा। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।